स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान विषय के प्रश्नों के उत्तरों का समाधान करेंगे। प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे हम। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है अपने जो कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला में निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सा आहार श्रृंखला को निर्माण कर रहे हैं, तो इसका सीधा आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। दूसरा सवाल, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 3, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक के चित्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो अपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स याद रखना है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स यानी कि बाएं हाथ के नियम, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम याद होगा तो उस हिसाब से इसका सीधा आंसर होगा कागज के में भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कागज में भीतर की ओर जाते हुए। फिर हम बात करते हैं अगला सवाल है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है अपने कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका सीधा आंसर होगा आई आर स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर आर वी आई और वी स्क्वायर आर अपॉन जो वी स्क्वायर अपॉन आर जो होता है विद्युत धारा शक्ति को निरूपित करता है। अगला सवाल, किसी भी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों में फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण तथा लेंस की लेंस कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर लेंस फोकस दूरी दर्पण के अंदर माइनस हो तो वो उस कंडीशन में अवतल दर्पण होगा, और लेंस के अंदर अगर फोकस दूरी माइनस हो तो वो भी अवतल लेंस होगा। तो इसका सीधा आंसर होगा दोनों के दोनों अवतल लेंस होंगे, अवतल दर्पण और अवतल लेंस होंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है द्विसंकर संकरण में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कौन निरूपित करता है। तो अगर दोनों कैपिटल आर हो, या अगर एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर हो, एक कैपिटल वाई और कैपिटल वाई या फिर एक कैपिटल आई स्मॉल आर हो, तो उस कंडीशन में वो गोल और पीले होंगे, क्योंकि झुर्रीदार नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये स्मॉल आर होता या कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता तो उस कंडीशन में ये झुर्रीदार और हरे हो जाते। तो इसका सीधा आंसर होगा गोल और पीले। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा गोल और पीले। अगले सवाल की बात करते हैं। मनुष्य में वृक्क तंत्र किस भाग में जो संबंधित है, कौन सा भाग होगा। उत्सर्जन। नेक्स्ट, ब्यूटेनॉन एक चतुष कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा। तो प्रकार्यात्मक समूह होगा इसका कीटोन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच कितना होगा। जाहिर सी बात है, अगर नीले को लाल करता है तो वो बेस फॉर्म में होगा, यानी कि सार होगा। और मतलब लाल को अगर नीला कर रहा है तो वो सार होगा, और नीले को लाल करता है तो वो अम्ल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर लाल को नीले लिटमस में चेंज कर रहा है तो बेस फॉर्म में होगा। बेस फॉर्म का पीएच यहाँ पर 7 से 1 ही ज़्यादा दे रखा है, वो है 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिसको सीएफसी जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा रे जो होती है, पराबैंगनी विकिरणें जिसको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उससे सुरक्षा करती है। तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। अगला सवाल बात करते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी किसी चुंबक में या किसी में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होगा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होगा वो होगा एम्पियर। श्वेत प्रकाश का इसके वर्णों में विभाजन, तो श्वेत प्रकाश का इसके वर्णों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण, न कि स्पेक्ट्रम। तो श्वेत प्रकाश का वर्णों के अंदर विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, जब वो 7 वर्णों में जो विभाजित हो जाता है। 7 वर्ण जिसको विबज्योर बोलते हैं, बेजियाना बेजिना पिनाला। तो ये जो 7 वर्ण होते हैं, अगर उसमें विभाजित होता तो स्पेक्ट्रम होता है। तो इसे हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। फिर अगले बात करते हैं हम कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। हमें पता है r बराबर 2f होता है, तो f बराबर हो जाएगा r/2। तो इसकी हो जाएगी आधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आधी। अगले सवाल की बात करते हैं हम। लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक जो होता है वो कौन सा होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन होता है हमें
कतई ये लाल रक्त के अंदर, जिसकी वजह से हमारा रक्त जो होता है वो लाल रंग का होता है। एक और रह गया प्रश्न बीच में, मेंडल ने कौन से पौधे पर, मटर के पौधे के ऊपर आनुवांशिकता का अध्ययन किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है मटर का पाइसम सटाइवम होता है। पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम जो होता है वो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की बात करते हैं। तुम्हारा जो अगला सवाल है, हमारा जो अगला सवाल है, अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल है कि यौगिक का नामकरण। तो ये जो एक यौगिक दे रखा है इसका नाम, तो इसका नाम होगा मेथेनॉल। इसका यौगिक का जो नाम होगा वो होगा मेथेनॉल। तो ये मेथेनॉल दे रखा है। अगला, कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं, इसका प्रतीक जो होता है Hg होता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में होता है, तो वो हमें याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु पूछे तो पारा याद रखना है। अपच का उपचार करने के लिए हम एंटीसीड का उपयोग करते हैं। एंटीसीड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जो एक एंटीसीड के रूप में काम करता है, तो इसका हो जाएगा एंटीसीड। फिर अपने बात करते हैं अगले सवाल की, जैविक आवर्धन किसे कहते हैं। तो जैविक आवर्धन पता ही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसमें आज जो DDT डाइक्लोरोडाइफेनाइल का जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है आवाज के अंदर, जिससे कई प्रकार के अंदर जैविक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। अगले, हमारे द्वारा जैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली समस्या, तो उस कंडीशन के अंदर समस्या प्रदूषण होगा। प्रदूषण जिसके अंदर सॉइल प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण, आजकल कितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसके अंदर अपने सॉइल पॉल्यूशन जो होता है देखने को मिलता है, प्रदूषण जो हमने मृदा प्रदूषण की बात करें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक में आरोपित बल का अधिकतम मान होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब धारा इस चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब धारावाही चालक के अंदर जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो अधिकतम कब होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, जब चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चुंबकीय बल अधिक होता है। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास होती है तो वहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बल अधिक होता है। और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर होती है या बहुत कम होती है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी कम होता है, देखने को मिलता है। किसी दिए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र समान है तो उसे निरूपित करने के लिए एक आरेख बनाइए। तो इस प्रकार से एक आरेख बनेगा जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से दर्शाएगी, जिसमें उन चुंबकीय क्षेत्र में दूरियां जो होगी उनकी समान होगी। फिर अपने बात करते हैं अगला, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक अपने होता है कूलाम। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो हमें पता है कि मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके अंदर अगर फीमेल की बात करें तो इसमें XX क्रोमोसोम होता है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है। 22 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसके अंदर में क्रॉस करवाया जाता है तो हमें पता है कि XX फीमेल में होता है, XY मेल में होता है। अगर हम यहाँ से X को X से क्रॉस करते हैं तो हमारा XX बनता है। अगर हम यहाँ से X और Y को क्रॉस करेंगे तो हमारा XY बनेगा। फिर X और X को करेंगे तो XX बनेगा, फिर X को Y करेंगे तो वापस XY बनेगा। तो इस प्रकार से ये अपना लिंग गुणसूत्र को दर्शाने वाला एक चित्र था जो हमने इसमें यहाँ पर भी डिस्कस किया है। अगला सवाल की बात करते हैं कि जब किसी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो उस कंडीशन में पता है कि इसमें H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगले बात करते हैं शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो हमारा 7 होता है। अगले सवाल की बात करते हैं, पीतल और तांबे में बर्तनों की दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। क्योंकि हमें पता है जो पीतल व तांबे, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, तांबा एक प्रकार का मेटल है। और आपको पता है दही और खट्टे पदार्थ के अंदर अम्ल पाया जाता है। और जब भी कोई धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो उत्पाद के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, अपना लवण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से पदार्थ को विषैला बना देता है, जहरीला बना देता है, जो खराब हो जाता है, जिससे इसकी वजह से उनको उनके अंदर खट्टे पदार्थों को रखा नहीं जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं,
रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु और अधातुओं को हमने अपने बेसिक पता ही है कि इन गुण धर्म विभेद करना है, तो इसमें डिफरेंस बताना दोनों के अंदर। तो धातु पता ही है, कई प्रकार के इसमें गुण दे रखे हैं। चमक होती है, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, चालकता होती है, विद्युत के चालक होते हैं, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। तो ये सारे के सारे अपने धातुओं के गुण हैं, और ये सारे कैरेक्टर जो गुण हैं बेसिकली अपने अधातुओं में, नॉन मेटल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। धातु में चमक, धातुओं में चमक नहीं होती है, ध्वनिकता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, आघात वर्धनीयता नहीं होती है। बस ये एक अपने एक इसमें एक ग्रेफाइट याद रखना है अधातु के अंदर, क्योंकि अधातु में ग्रेफाइट एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सारे कुचालक होते हैं, यानी कि चालक नहीं होते हैं। फिर अपने अगले सवाल की बात करते हैं कि कार्बन और इसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि कार्बन पता ही है, हमें पता है कि कार्बन के अंदर परमाणु क्रमांक 6 में पता ही है इसका, कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसमें कार्बन की मात्रा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो किसी पदार्थ को जलाता है यौगिक, पहली बात तो ये है कि कार्बन से उसके जो भी जो इससे बने जो ईंधन होते हैं आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए एक तो मेन इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है ताकि इसका आसानी से मिल जाए, और दूसरा ये होता है कि वो आसानी से जलने में भी आसानी रहती है, जलते हैं, और जिसकी वजह से इस कंडीशन के अंदर इनका उपयोग अधिक देखने को मिलता है। पुष्प के आनुवंशिक रचनाक्रम के पते अपने पता ही है, आपने किया होगा। द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है, तो देखो द्विखंडन जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, द्विखंडन अमीबा में देखा होगा कि अमीबा के अंदर जब एक अमीबा की कोशिका विभाजित होती है तो इसके अंदर जो केंद्रक होता है धीरे आगे जाके ये दो केंद्रक के अंदर विभाजित हो जाता है, और दो केंद्रक जब आगे विभाजित होते हैं, कोशिका विभाजित होती है, तो इस प्रकार से दो दो पुत्री कोशिकाएं, दो कोशिकाओं का निर्माण, दो संतति कोशिकाएं बनती है, तो इसलिए उसको द्विखंडन बोलते हैं। और बहुखंडन जिसको हम बोलते हैं तो प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पता ही है, जिससे मादा एनोफ्लिज मच्छर जब काटता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ है, और जो प्रोटोजोआ जब किसी को काटता है तो उसमें मादा एनोफ्लिज मच्छर जो काटता है तो जैसे मलेरिया होता है, तो उसके अंदर बहुखंडन होता है। बहुखंडन का मतलब एक से अधिक, दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाना, तो ये होता है अपना बहुखंडन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाने का एक मेन रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेनली तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। फिर अपने हम अगले सवालों की बात करते हैं। तो अगला सवाल जो दे रखा है वो है, देखिए अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि 400 वोट अनुपात का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए कितना ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 वोट दे रखा है और कितने घंटे, 8 घंटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके 3200 वोट आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ये दे रखा है 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर के 30 दिन, तो कितने दिन चल रहा है, 8 घंटे की बात करूँ प्रतिदिन की तो 30 दिन यानी कि एक महीने, तो एक महीने तक चल रहा है तो 3200। अब ये 3200 हमारे पास आया, उसको हम क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 30 दिन तक चल रहा है। तो जब 3200 को 30 से गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 30 को 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 अपने हो जाएगा 6 और 3 4 9, यानी कि 96,000, 96,000, तो 96,000 अपने आएगा वोट। अब बात करते हैं, ये बोल रहा है कि एक पर जो भी अपने यूनिट है उसके 3 रुपये हैं, तो यहाँ पर देखिए 96,000 दे रखे हैं। अब इसको वॉट दे रखा, किलोवाट आवर में बदल लेंगे तो 96,000 में, क्योंकि एक वोट में कितने होते हैं, 1 किलोवाट में होते हैं, उसमें 1000 होते हैं, तो हम 1000 का बार डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो से अपने 3 जीरो कट जाएंगे, ऊपर कितने बचेंगे 96। अब 96 की बात करते तो एक यूनिट का कितना 3 रुपये, तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 और 1 9 27 और 1 28, 288। तो यहाँ पर कितना मूल्य होगा, 288 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 288 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है आपने विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अभिक्रियाओं में अंतर और समीकरण या फिर उष्मा से भी उष्मा से होती। देखिए द्विविस्थापन किसे कहते हैं पता ही है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और द्विविस्थापन में जिसमें आयनों का स्थानांतरण होता है, आयन आयन विस्थापन, आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, जिसको हम द्विविस्थापन बोलते हैं। ऊष्मा सेपी की बात करें जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये अभिक्रिया है। बाकी समीकरण में दिखाना, अगर मैं बात करूँ अपने समीकरण विस्थापन की, तो
जैसे आपने पढ़ा होगा CuSO4 प्लस Zn, तो Zn अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो Cu को कॉपर Zn विस्थापित कर देगा ZnSO प्लस Cu, तो ये एक प्रकार से अपने विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, मनुष्य के अंदर या तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तुम्हें पता ही है, रक्त हमारे में ब्लड से होता है, हमारे अंदर वेसल्स होती है, अपने अंदर आर्टरी और वीन्स होते हैं, धमनी और सिराएं होती है, जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो हमारी धमनी होती है और जो हमारा जो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में लेकर जाने का काम करती है, शुद्ध रुधिर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है उसको विल लेकर आती है, फेफड़ों में लंग्स लेकर आती है, लंग्स में अंदर शुद्ध होता है, फिर अपने हार्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिवहन तंत्रों के थ्रू हमारे मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए दिशा में जलीय जीव अपेक्षा इसलिए जीव निम्न प्रकार लाभ बरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जलीय जीव जो होते हैं पानी के अंदर ऑब्जर्व होती है, जो पानी में डिजॉल्व होती है, अपने ऑक्सीजन गैस होती है उसको श्वसन के रूप में ग्रहण करती है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो जो स्थलीय जीव होते हैं जिनको अपने ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में कंडीशन में प्रॉपर तरीके से उनको ऑक्सीजन जो प्रॉपर वायुमंडल के थ्रू उनको जो ऑक्सीजन गैस प्रॉपर वे में मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जलीय जीव होते हैं उनको जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है उस कंडीशन में, तो उसमें क्लोम प्रोसेस होता है, हमारे अंदर लंग्स प्रोसेस, जो लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े वगैरह होते हैं, इसके थ्रू हम इसलिए जीव आसानी से श्वसन करने में बेसिकली जलीय जीवों की बात करते तो उस कंडीशन में कंफर्टेबल रहता है। फिर बात करते हैं मनुष्य में वसा का पाचन कैसे होता है। तो वसा तो पता ही, डाइजेशन जो अपनी जो फैट होती है, फैट की बात करें वसा, तो वसा का सर्वाधिक पाचन देखने को मिलता है अपने जो जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उपापचय की क्रिया होती है, इसमें वसा का पाचन होता है। अपने जो भी भोजन के अंदर जो फैट वगैरह होती है, छोटी आंत भोजन का सबसे अधिक रिअब्जॉर्प्शन करती है, सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अपने क्षुधांत्र के अंदर होता है, जो जिसके अंदर जिसको हम क्षुधांत्र या छोटी आंत कहते हैं, जिसके अंदर वसा वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह इसका ज़्यादा प्रोसेस होता है, ज़्यादा उस प्रकार से डाइजेशन देखने को मिलता है। भोजन के पोषण में लार की भूमिका क्या है, तो जाहिर सी बात है, जो लाला ग्रंथि होती है जिससे लार रस का स्त्राव होता है, जो हमारे भोजन के अंदर मिक्स हो जाती है, भोजन को चिपचिपा बनाती है, लचीला बनाती है, ताकि वो भोजन आसानी से आगे अपने इसोफेगस के थ्रू, अपने आमाशय के थ्रू आगे अलग अलग भागों के अंदर पहुंचे, ताकि इसमें प्रोसेस काम आते हैं लार। पादप हार्मोन पता ही है, पादप हार्मोन जो पौधों की ग्रोथ में काम करते हैं, पादप हार्मोन की बात करें, पौधों को इनहिबिट करने का काम करते हैं, और पौधों को रेगुलेट करने का काम करते हैं, वृद्धि करने में भी काम आते हैं, और सनमक के अंदर भी पादप हार्मोन काम आते हैं। इसमें अपना ऑक्सिन होता है, अपना साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक होता है, एथाइलिन होता है। ये कुछ पादप हार्मोन जो होते हैं, जो पादपों के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। किसी सहारे चारों ओर परतान की वृद्धि में ऑक्सिन, देखो ऑक्सिन एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन जो पता है आपको, एक ग्रोथ हार्मोन है, और वो क्या करता है, पौधों की पादपों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। अब ये पूछ रहा है कि परतान में किस प्रकार से, देखिए कोई भी परतान होता है वो जो हम टच करते हैं, उस टच करते हैं उसे स्पर्श के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, और उस संवेदनशील या उसको स्पर्श करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, गति करता है। और जब वो किसी के संपर्क में आता है, जो परतान वगैरह जब किसी के संपर्क में आता है, तो उस कंडीशन में जो ऑक्सिन होता है वो ऑक्सिन रिलीज होता है, और स्पर्श करते हैं तो वो क्या करता है, उसके दूसरी साइड के अंदर क्या हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, उससे विसरित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं क्या होती है, जो सेल होती है वो अधिक विवर्धन प्रोसेस करने लगती है, जिससे जो परतान होता है ना, वो क्या करता है, विपरीत साइड के अंदर मुड़ जाता है। और जो विपरीत साइड के अंदर परतान मुड़ जाता है, तो इस प्रकार उसके चारों ओर प्रकार से क्या होती है, कुंडली उत्पन्न होती है, और कुंडली वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, परतान में इस प्रकार से वृद्धि देखने को मिलता है, करता है। फिर बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। तो देखिए एड्रेनलिन हार्मोन पता ही है, जिसको एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, और उसी से एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो जिसको एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है संकटकालीन कंडीशन के अंदर, विपत्ति के अंदर हमारे काम आता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो विपत्ति के अंदर हमारा रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन। और ये हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के ब्लड प्रेशर बढ़ाना, रक्तदाब बढ़ाना, आंखों की पलकों का बढ़ जाना, फूल जाना, पुतली का फूल जाना, आपने ज़्यादा घबराहट महसूस होना, डर महसूस होना, ये सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें ऊपर देखने को, नर्वसनेस आना, ये सारे एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
इसको हम ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, ट्रिपल एफ ग्रंथि भी बोलते हैं। ट्रिपल एफ का मतलब होता है फाइट, फ्लाइट और फियर, यानी डर के अंदर, तनाव के अंदर, आपत्ति के अंदर ये हमारा हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है। आयोडीन युक्त नमक हमारे अंदर उपयोग से क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषण करना होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन को बढ़ाना है तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उससे गलगंड या ग्वाइटर रोग होने की संभावना होती है। तो अगर पूछे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर, जिसको गलगंड या घेंगा रोग भी बोलते हैं। इसीलिए गले में स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना, आंखों के जो नेत्र होते हैं, आंख वो उसके गोले होते बड़े बड़े हो जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इस रोग के। तो इसलिए हमें डॉक्टर देते हैं, सलाह देते हैं नमक, आयोडीन युक्त नमक लेने की। वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये उत्तल दर्पण जो पीछे का दृश्य स्पष्ट रूप में, बड़े रूप में दिखाने के लिए, पूर्ण रूप से दिखाने के लिए इसमें उत्तल दर्पण काम आता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं लेंस की क्षमता, कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित करने की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्र डायप्टर होता है, पता है, जिसको इस कैपिटल डी से डिफाइन करते हैं, यानी कि P बराबर 1/f। अगर फॉर्मूला होता है तो इसके पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/f होता है, P बराबर 1/f। फिर बात करते हैं अपने फोकस बिंदु को निरूपित कीजिए। तो फोकस बिंदु पता ही है अपना, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होती है, अपवर्तित होती है, उसके बाद जिस बिंदु पर फोकसित होती है, जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। एफ से डिफाइन किया जाता है जिसको, फोकस बिंदु को। प्रयुक्त दर्पणों का उपयोग, तो इसके अंदर जितने भी दे रखे इसमें कार के जो कार का अग्रदीप हेडलाइट वगैरह होती है, इसके अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दर्पण का नाम बताइए, जो बीम का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब, तो उसके अंदर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया, अवतल दर्पण होता है, तो इसके अंदर ये अवतल दर्पण होते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर, जो हमने पूरा डिस्कस किया, पूरा इसके समाधान को देखा। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।